So, hello guys. Today is the third lecture of Indian Contract Act. तीसरा लेक्चर है आज हमारा, ठीक है. एंड आई होप आपने दोनों लेक्चर्स पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा, समझ में आया होगा, राइट? ओके, सो it will be good if everyone switch on the cameras, those who are present. बाकी दोनों ने तो कर रखा है. Anyways, तो चलिए मैं आपके पास पीडीएफ आ चुका है. I'll just share my screen. सर मैं कैमरा बंद कर सकता हूँ क्योंकि मेरा बॉक्स हो गया है और बुखार भी है बहुत. चले चले आप बंद कर दीजिए. नो इश्यूज, कोई बात नहीं. थैंक यू सर. नो प्रॉब्लम, इट्स ओके. चलिए I'll just share my screen. Let me know once it's visible. दिख रहा है? हाँ सर. ओके, तो चलिए आज अपने ये वाला लेक्चर 3 है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसको करेंगे. ऑफर एंड इट्स टाइप्स. तो हमने लास्ट क्लास में हल्का सा डिस्कशन किया था, ठीक है, कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है. सो लेक्चर 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफर एंड इट्स टाइप्स. तो देखिए सबसे पहले आता है जनरल ऑफर, दूसरा आता है स्पेशल ऑफर, तीसरा है काउंटर ऑफर, चौथा है क्रॉस ऑफर, पांचवा है स्टैंडिंग ऑफर, ठीक है. अब ये 5 तरीके के ऑफर होते हैं, ओके. तो इसमें अगर हम बात करें जनरल ऑफर की, तो जनरल ऑफर क्या होता है? जनरल ऑफर वो होता है विच इज ऑफर्ड टू वर्ल्ड एट लार्ज, या वर्ल्ड या पब्लिक, किसी को भी, सबको बोल दिया है, ठीक है. स्पेशल ऑफर क्या होता होगा? टू अ स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन को, ठीक है. काउंटर ऑफर क्या होता है? जब आपने एक ऑफर दिया, उसके ऊपर आपने कुछ और ऑफर किसी ने आपको दे दिया. जैसे आप गए थे ना दुकान में खरीदने कुछ सामान, ही सेड कि इट इज ऑफ 1000, आपने बोला आप 800 में देंगे क्या? तो जब आपने जैसे 800 बोला तो काउंटर ऑफर हो गया, ठीक है. ऑफर के ऊपर ऑफर जो होता है, ठीक है, ऑफर ऑन ऑफर. क्रॉस ऑफर क्या होता है? ठीक है, क्रॉस ऑफर होता है अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हम ऐसा करेंगे, ठीक है. अभी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में. स्टैंडिंग ऑफर होता है जो कुछ टाइम के लिए खुला हुआ है, उसके बाद वो बंद हो जाता है. तो ये इसके बेसिक टाइप्स हैं. तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है. चलिए अब देखिए जनरल ऑफर क्या होता है. जनरल ऑफर होता है जो एट लार्ज पब्लिक को किया जाता है. ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट, ठीक है. कोई भी चाहे तो उस एक्ट को कर सकता है, ठीक है. कैरल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, ये वाला केस लॉ अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा. इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ द ऑफर कैन बी कंसिडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, ठीक है. Until the general offer is retracted or withdrawn, it can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer. तो देखो कुछ कुछ ऑफर ऐसे होते हैं, उन ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए यू हैव टू एक्ट अपॉन देम, यू हैव टू एक्ट अपॉन देम. उन ऑफर का एक्सेप्टेंस ही वही होता है कि आप उनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, ठीक है. अब वो कैसे होता है देखिए, ये फेमस केस लॉ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. इस केस में कार्बोलिक स्मोक बॉल जो कंपनी थी, उन्होंने एडवर्टाइज किया इन सेवरल न्यूज़पेपर्स दैट अ रिवॉर्ड ऑफ 100 pounds वुड बी गिवन टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा आफ्टर यूजिंग स्मोक बॉल प्रोड्यूस्ड बाय द कार्बोलिक स्मोक बॉल अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शंस. इन्होंने बोला कि अगर आप हमारी कंपनी के बने हुए स्मोक बॉल्स इस्तेमाल कर रहे हैं एज पर गिवन डायरेक्शंस, जैसा हमने डायरेक्शन दिया, अगर आप वैसे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर आपको इन्फ्लुएंजा, आपको फ्लू हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम आपको रिवॉर्ड देंगे 100 pounds का, अगर आपको वैसे हो जाता है तो. वन लेडी मिसेस कैरल यूज द स्मोक बॉल्स एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द कंपनी एंड इवन देन सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा. उसको भी मतलब उसने जैसा कंपनी के इंस्ट्रक्शंस में था उसने वैसे ही फॉलो किया, उसके बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया. Held she could recover the amount by using the smoke balls as she had accepted the offer. तो कभी कभी क्या होता है, ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है, एक्ट अपॉन देम. समझ में आया? गेटिंग द पॉइंट गाइस? अच्छा,
एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अभी बताना चाहता हूं यहां पे, द टाइम हैज कम, यू शुड स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। क्योंकि आप लोग में से सीए फाउंडेशन कौन दे रहा है? हु इज गिविंग सीए फाउंडेशन? तरन्नुम आप, सोमव आप लोग तीनों ही दे रहे हैं, वेरी गुड। तो देखिए सीए फाउंडेशन में हमको आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। तो अनलेस एंड अनटिल आप अभी से थोड़ा थोड़ा आंसर लिखने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में आंसर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? देखो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हाइपोथेटिकल। आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि यार इसके ऊपर आप कोई केस लॉ लिखिए या एनालाइज करिए। तो आप कैसे लिखेंगे? अभी तो हमारी क्लासेस शुरू हुई है, बट आपको मैं हाईली एडवाइस करूंगा कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आप आगे भी हम एक्ट्स पढ़ेंगे, अभी आपसे पूछ लिया व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रोविजन के साथ में लिखना पड़ता है, प्रोविजन फैक्ट्स आंसर, प्रोविजन फैक्ट्स आंसर। इस तरीके से आप थोड़ा बहुत जो सीए की वेबसाइट में जो आरटीपी दिया हुआ है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, तो सबसे पहले आप देखिए कि क्वेश्चन पेपर्स कैसे आए हैं। जो लास्ट टाइम का क्वेश्चन पेपर है वो कैसा है। सिलेबस तो चेंज हुआ है इस साल, नया सिलेबस आया है, तो लास्ट एग्जाम कैसा हुआ था उसका एक बार आपको पेपर देखना चाहिए कि कैसा आ रहा है। मैं तो आपको बाद में कराऊंगा, लेकिन यू शुड स्टार्ट डूइंग इट ऑन योर ओन। अभी से ही आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज आप ये करिए कि क्लास के बाद जस्ट ओपन द वेबसाइट, एक बार पुराने पेपर्स देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट आए हैं, केस लॉ बेस्ड आए हैं, एनालिटिकल आए हैं, कैसे आए हैं। उसके बाद जब हम अगले क्लास में मिलेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। ओके खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो कभी कभी ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए आपको उसके ऊपर एक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब आ जाइए, दूसरा आता है स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर। अब स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? क्या होता होगा आप बताओ मेरे को, नाम से क्या समझ में आ रहा है? टेल मी, क्या होता होगा स्पेसिफिक ऑफर? किसी एक पर्सन को स्पेसिफिकली वो ऑफर किया हुआ है। ऑब्वियसली किसी एक पर्सन को आप स्पेसिफिकली कुछ आप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, तो स्पेसिफिक ऑफर हो जाता है। ओके, व्हेन द ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक और एन असर्टेन्ड पर्सन, इट इज नोन एज स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन टू हुम द ऑफर हैज बीन मेड। मतलब अगर मैंने ऑफर मंशा को दिया है तो मंशा ही करेगी, तरन्नुम नहीं कर सकती। तो एग्जांपल, बीजू ऑफर्स टू सेल हिज बुलॉक कार्ट टू बिनोद एट अ सर्टेन कॉस्ट, ये स्पेसिफिक ऑफर है, ठीक है, सिंपल है ये। अच्छा नेक्स्ट आता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब दो पार्टी एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर, तो ऑफर्स आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर, ठीक है। मतलब सपोज करो कि मैं अपना फोन, आई वॉन्टेड टू सेल माई फोन एट 10,000 रुपीज टू शोमावो, ठीक है। अब मैं अपना फोन बेचना चाहता 10,000 में शोमावो को, और शोमावो 10,000 में मेरा फोन खरीदना चाहता था, ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं अपना फोन बेचूंगा 10,000 में, इसने ऑलरेडी सोचा था कि मैं 10,000 में नितिन सर का फोन खरीदूंगा। तो उस टाइम पे हम लोग दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, मतलब जानते नहीं थे कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू सेल माई फोन एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू परचेज माई फोन। दोनों को पता नहीं था, इग्नोरेंट थे हम लोग। देखिए व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स, ऑफर तो आइडेंटिकल है, 10,000 दे रहे हैं फोन के बदले में, ऑफर तो आइडेंटिकल है। इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर, द ऑफर आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर। There is no binding contract in such a case because the offer made by a person cannot be construed as acceptance of another offer. Example देखिए वही है, if Anik makes a proposal to Vishnu to sell his Rolex for 2 lakhs and Vishnu without knowing the proposal of Anik makes an offer to purchase the same Rolex at 2 lakhs, ठीक है। सेम वो ये ऑफर देना चाहता था विष्णु को, लेकिन विष्णु ने पहले ही ऑफर दे दिया उल्टा। Anik is not it is not acceptance as Vishnu was not aware of the proposal made by Anik. It is only cross proposal, cross offer है। When two person make offer to each other, it cannot be treated as mutual acceptance. ऐसा नहीं है कि मैंने ऑफर दिया तुमने ऑफर दिया तो मतलब सेम ऑफर था तो एक्सेप्टेंस हो गया, नहीं 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 नहीं।
एक्सेप्टेंस वैसे ही होगा जैसे एक्सेप्टेंस होता है, इसको हम बस क्या नाम देंगे, क्रॉस ऑफर का, जब दो पार्टी एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर दे देते हैं। ठीक है, am I clear up till now guys? Yes, sir. ओके, अब आ जाइए काउंटर ऑफर। देखिए काउंटर ऑफर क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। व्हेन द ऑफरी offers to qualified acceptance of the offer subject to modifications and variations in the terms of original offer, he has said to me a counter offer. Counter offer amounts to rejection of the original offer. It is also called conditional acceptance. Simple, हम लोग इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। A offers to sell his plot to B for 10 lakhs, B agrees to buy it for 8 lakhs, तो ये हो गया काउंटर ऑफर। ठीक है, नेक्स्ट, standing or continuing or open offer. An offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as standing or continuing open offer. ठीक है, जो लंबे टाइम तक खुला हुआ है, that is a continuing offer. Tenders that are invited to for the supply of goods is a kind of standing offer only. ठीक है, अच्छा, तो ये टाइप्स हो गए। अब हम बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, कि एक ऑफर में क्या क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी देयर। देखिए, इट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। अगर आपका ऑफर लीगल ऑब्लिगेशन को जन्म नहीं दे रहा, गिव राइज नहीं कर रहा, तो वो वैलिड ही नहीं है। ठीक है, हमने पढ़ा है, एन ऑफर टू बी वैलिड मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज एंड द वेरी पर्पज ऑफ एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट इज टू मेक इट एनफोर्सेबल एट कोर्ट ऑफ लॉ। तो अगर आपका ऑफर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं कर रहा है तो वो ऑफर ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। मैं आपको बोलूं कि यार मंशा आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा। अब मैंने यहां पे आपको ना तो काम बताया, ना तो मैंने आपको पैसे बताए, कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, मैंने कुछ नहीं बताया, तो यहां पे ऑफर क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ठीक है, तो वेग ऑफर कैन नॉट बी एन ऑफर। ओके, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। अगर उसके टर्म्स एंड कंडीशंस वेग हैं तो एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप तभी क्लियर होगी जब टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन होंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर को जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे उसको कोई एक्सेप्ट कैसे करेगा। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom it is made. A person can accept the offer only when he knows about it. If he does not know it, he cannot accept it. अगर वो जानेगा ही नहीं तो एक्सेप्ट कैसे करेगा, as simple as that. ठीक है, अब इसमें एक लैंडमार्क केस था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। क्या केस था देख लेते हैं इसमें। ठीक है, लेट अस सी दैट, इस केस के फैक्ट्स। जी माने गौरी दत्त सेंट हिज सर्वेंट एल लालमन टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। बोला कि जाओ मेरा भतीजा खो गया है, उसको खोज के लेके आओ। He then announced that who traced his nephew would be entitled to a certain reward. ठीक है, गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट एल को भेज दिया अपने मिसिंग नेफ्यू को खोजने के लिए। उसके बाद उसने अनाउंस किया कि कोई भी अगर मेरे नेफ्यू को लेकर आएगा तो उसको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। लालमन पहले ही जा चुका था। एल ट्रेस द बॉय इन इग्नोरेंस ऑफ हिज अनाउंसमेंट। सब्सिक्वेंटली जब उसको पता चला कि उसके मालिक गौरी दत्त ने ऐसा कुछ बोला है तो उसने रिवॉर्ड मांगा। He said he was not entitled to the reward as he did not know the offer. उसको अवार्ड नहीं मिला, क्यों? क्योंकि उसने तो ऑफर सुना ही नहीं था। उसको पहले वॉलंटरीली एग्री करके चला गया था, ऑफर तो बाद में दिया गया था। समझ में आया? उसके पास कम्युनिकेशन ही नहीं था। फिर जब कम्युनिकेशन नहीं था, तुमने पता ही नहीं था पहले, तो तुम कैसे क्लेम कर सकते हो? समझ में आ रहा है लॉजिक? ओके, it must be made with a view to obtaining the consent of the other party to do or abstain from doing the act. कुछ करना या नहीं करना, ऑफर ऐसा होना चाहिए जिससे पार्टी कुछ करे या कुछ ना करे। The offer must be made with an intention to get the consent of the other party or to abstain from doing the act and not simply with a view to making the known intention of the making an offer. मतलब मैं बोलूं कि यार अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ कंडीशंस डालनी पड़ेंगी। आइदर यू शुड डू समथिंग और यू शुड नॉट डू समथिंग।
ठीक है, मम्मी बोलते हैं ना दिन भर ऐसा टीवी नहीं चलाओ, टीवी चलाओगे तो खाना नहीं मिलेगा, ये इसी टाइप का है। ठीक है, अच्छा, ऑफर जो होता है इट मे बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। एक्सप्रेस ऑफर हम लोगों ने पहले पढ़ा था इसके बारे में कि जब कोई आप ऑफिशियली मतलब कोई प्रॉपरली आपको ऑफर आके बोल रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो देखो ऑफर जो होता है मे बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इंप्लाइड, may be expressed or may be implied from the conduct of the parties of the circumstances of the case. Express offer, an express offer is made by words spoken or written. आपने किसी को कुछ बोला है, लिखा है, लिख के दिया है, तो एक्सप्रेस ऑफर है। इंप्लाइड ऑफर में क्या आएगा, is not made by words spoken or written, it is implied from the conduct of the parties from the circumstances. circumstances से पता चल रहा है, ओके। अभी हमने पढ़ा ऑफर जो है वो स्पेसिफिक हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, बाय एट लार्ज पब्लिक को दिया तो जनरल हो जाएगा। वी हैव रेड दिस स्टार्टिंग में आज, ओके। अच्छा, ऑफर में बी कंडीशनल, ऑफर हो सकता है कि ऑफर को एक्सेप्ट करने में कुछ कंडीशंस हो। ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन बाय द ऑफरर। अब जैसे सपोज करो कि आप जाते हो कहीं कुछ खरीदने, छोटा मोटा सामान, आप बोलते हो देखो भैया मेरे पास कैश नहीं है, मैं तो ऑनलाइन पेमेंट दूंगा, आप लेंगे क्या, तब तो दीजिएगा। ये आपने कंडीशन रख दी, ऑफर दे दी कि मैं सामान तो खरीदूंगा बट मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, आपके पास स्कैन है क्या, वो बोलता है हाँ है, तब आपने कर लिया। तो ऑफर ऐसे भी हो सकता है, कंडीशन भी हो सकता है, ठीक है। Offerer may ask for the payment by RTGS, NEFT, etc. The offeree will have to accept all the terms of the offer, otherwise the contract is invalid. ठीक है, अच्छा। Next, offer should not contain a term of non-compliance of which would amount to acceptance. ऐसा कोई term नहीं होना चाहिए। Thus, one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time, offer would be considered as accepted. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने एक्सेप्टेंस इतने टाइम में नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट हम मान लेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नॉन कंप्लायंस का जो टर्म है कि अगर आपने नहीं बताया तो हम मान लेंगे कि आपका ऑफर हो गया, नहीं आपने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। A proposes to B to purchase his Android mobile for 5,000 and if no reply by him in a week, it would be assumed that we had accepted the proposal. ऐसा थोड़ी होता है, मैंने नहीं किया कुछ, ऐसा भी तो सकता है कि मेरे को नहीं चाहिए इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, तो आप अज्यूम कर लेंगे कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तो इट डजंट गो लाइक दिस। अच्छा, ऑफर टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ऑफर टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर मतलब क्या, मैं अगर तुमसे बोलूं कि यार आज तो अभी तो मई का महीना चल रहा है, जून महीने में ना मैं तुमको एक ऑफर दूंगा, ये मैं कब बोल रहा हूं, मई मंथ में बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मई मंथ में कि जून मंथ की 10 या 5 तारीख को मैं तुमको एक ऑफर दूंगा। तो ये आज जो ऑफर मैंने दिया, ऑफर टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर, कि मैं जून में तुमको एक ऑफर दूंगा, ये भी तो एक ऑफर ही कर रहा है ना अभी, इट इज नॉट एन ऑफर। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, ठीक है। सपोज करो कि आपको कोई प्राइस लिस्ट मिल गई, प्राइस लिस्ट ऑफ द गुड डज नॉट कंस्टिट्यूट द ऑफर फॉर सेल ऑफ सर्टेन गुड्स ऑन अ लिस्टेड प्राइसेस, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है। ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में फर्क होता है। ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब जो शॉपकीपर्स लोग होते हैं, दुकानदार जो लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, द शॉपकीपर जनरली डिस्प्ले देयर गुड्स इन द शोकेसेस विद प्राइस टैग्स। आप किसी बाहर मॉल में जा रहे हैं, आपने देखा किसी पर्टिकुलर ड्रेस के ऊपर एक प्राइस टैग लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है 5,000, 5K, तो ये ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है, व्हाट इज इट? इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, कि भाई मैं 5,000 में बेच रहा हूं, आप खरीदना चाहेंगे क्या 5,000 में, इन्विटेशन है। आप जाके बोलेंगे यार आप इसको क्या मेरे को 3,000 में दे सकते हैं क्या, तब बात अलग है, ठीक है। The shopkeeper in such a does not making an offer so that you can accept it. He on the other hand is inviting you to make an offer which he may or may not accept. आपने जाके बोला कि आप 3,000 में दे, बोले नहीं हम 3,000 में नहीं देंगे, हम आपको लास्ट डिस्काउंट करके 4,500 में दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? Thus, you cannot compel a shopkeeper to sell the goods displayed in the showcase at the marked price.
ठीक है, आप ही नहीं बोल सकते कि मार्केट प्राइस पे बेचो, कि आप कम में भी बोल सकते हैं या वो ज्यादा भी बोल सकता है। However, if there is a specific law to sell the goods at the marked price, then the seller will have to sell at the marked price. अगर कोई लॉ ऐसा बना हुआ है जहां पे आपको चीजों को मार्क्ड प्राइस पे बेचना है तो आपको बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज, नेशनल इमरजेंसी के केस में, देश में जब नेशनल इमरजेंसी आ जाए तब क्या करेंगे, तब बेसिकली आपको चीजें मार्क्ड प्राइस पे बेचनी पड़ेंगी। ठीक है, देखिए, फॉलोइंग आर द इंस्टेंसेस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर टू बाय और सेल। कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं यहां पे, देखिए। An invitation by a company to the public to subscribe for its shares। अब पब्लिक, कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी को मार्केट से, पब्लिक से पैसे उठाने हैं, फंड्स उठाने हैं। ठीक है, तो वो आईपीओ लेके आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है जहां पे कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में ऑफर करती है कि भैया आपको अगर मेरे शेयर थे तो 100 शेयर्स आपको मिनिमम 10 रुपए करके एक शेयर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इन्विटेशन है कि आप आके हमारे शेयर्स खरीदिए, इन्विटेशन टू ऑफर है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन द शॉप विंडोज, दुकान पे जो सामान रखा होता है शॉप विंडोज में विद प्राइस टैग्स, इन्विटेशन टू ऑफर है। एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल्स, ऑक्शन सेल्स में जब एडवर्टाइज कर रहे हैं ऑक्शन सेल्स का, इन्विटेशन टू ऑफर है, आप वहां जाइए, आपको चीजों के दाम वहीं पता चलेंगे। कोटेशन ऑफ प्राइसेस सेंट इन रिप्लाई टू अ क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस, आपने कुछ अच्छा लगा तो आपने उसको भेजा, ठीक है, कि यार मेरे को ना इसका प्राइस बताइए, उन्होंने आपको आप कोटेशन दिया प्राइस का, तो कोटेशन ऑफ प्राइस क्या है, फाइनल प्राइस नहीं है, इन्विटेशन टू है, इन्विटेशन टू ऑफर टू बाय और सेल। एम आई क्लियर? ओके, सो बेसिस ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में फर्क क्या है, देखिए बहुत सिंपल सा फर्क है। ऑफर क्या है, एन ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफर टू बाउंड बाय द ऑफर शुड द अदर पार्टी चूजेस टू एक्सेप्ट इट। ये होता है ऑफर, कि ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, कि हाँ हमको अब ये लेना है, ठीक है, और जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप बाउंड हो जाएंगे। इन्विटेशन टू ऑफर क्या है, व्हेन अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस proposes certain terms on which he is willing to negotiate, does not make an offer but only invites the other party to make an offer for on those terms। ठीक है, intention of the parties, if the person who makes that statement has the intention to be bound by it as soon as the other accepts it, he is making an offer। ठीक है, उसका इंटेंशन क्या है, इंटेंशन है कि भाई सच में मेरे को ये पेन आपको बेचना है, तो मैं बोलूंगा कि आप इसको 1000 रुपए में खरीदेंगे, आपने बोला हाँ खरीदेंगे, तो आप उसको बेच भी देंगे, आपका इंटेंशन है बेचने का। ठीक है, लेकिन अगर किसी पर्सन को नेगोशिएट करने का इंटेंशन है, उसको हम बोलेंगे इन्विटेशन टू ऑफर, क्योंकि अभी तक फाइनलाइज नहीं है। ठीक है, अच्छा, सीक्वेंस, ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू इन्विटेशन टू ऑफर। देखो सबसे पहले आपको इन्विटेशन टू ऑफर देना पड़ेगा, तब ऑफर आएगा, उसके बाद इन्विटेशन टू ऑफर इज ऑलवेज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू ऑफर। तो ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर पहले होता है, ऑफर बाद में होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया आपका ऑफर। अब ऑफर कैसे देते हैं, ऑफर कौन दे सकता है, देखिए, ऑफर कैन बी मेड बाय डूइंग समथिंग या फिर नॉट डूइंग समथिंग, एब्स्टिनेंस, और इट कैन बी बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। वर्ड्स में रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। तो दिस इज हाउ वन कैन मेक एन ऑफर। ओके, चलिए, ऑफर हो गया खत्म, अब आ जाइए एक्सेप्टेंस। तो जैसा हमने देखा था कि ऑफर के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है, वैसे ही एक्सेप्टेंस के भी कुछ रूल्स हैं। देखिए, सेक्शन 2B ऑफ द एक्ट, टर्म एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted। The proposal when accepted becomes a promise। ये हमने क्लास के पहले दिन किया था, फर्स्ट लेक्चर में, जब हमने टर्म्स डिस्कस किए थे। जब आप किसी को प्रपोजल दे रहे हैं, प्रपोजल को एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्टेंस, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, प्रॉमिस बनता है अग्रीमेंट, अग्रीमेंट बनता है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, देखिए, when the person to whom the proposal is made, for example A offers to sell his car to B for 2 lakh, here the proposal is made, the person to whom the proposal is made, that is B in the above example, and if B signifies his consent that proposal, मतलब B ने अपना कंसेंट दे दिया। जब B ने अपना कंसेंट दे दिया तो हम बोलेंगे कि प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो गया, और एक्सेप्टेड प्रपोजल बनता है प्रॉमिस, प्रॉमिस बनता है अग्रीमेंट, अग्रीमेंट बनता है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अग्रीमेंट बनता है कॉन्ट्रैक्ट। ओके,
तो देखिए मैंने पहले ही बोला था कि आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, छोटा सा ही है, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स और है, देख लेते हैं। देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। ऑफर जो है, ऑफर कैन बी विथड्रॉन जस्ट बिफोर इट इज एक्सेप्टेड, मतलब एक्सेप्ट होने के पहले तक, जस्ट बिफोर तक भी आप अपना ऑफर वापस ले सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्या करता है ऑफर को? एक्सेप्टेंस जो है इट कन्वर्ट्स ऑफर इनटू प्रॉमिस। ऑफर, एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफर को प्रॉमिस में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स द ऑफर इनटू प्रॉमिस एंड देन इट इज टू लेट टू रिवोक इट। रिवोक का मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है, रिवोक का मतलब होता है कैंसिल करना। तो an offer itself cannot create any legal relationship but it is the acceptance by the offeree which creates a legal relationship। तो जब तक आप किसी को ऑफर नहीं करोगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कहां से होगा, ठीक है। तो ऑफर इटसेल्फ, ऑफर खुद से लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता है, बट व्हेन इट इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय समवन क्रिएट्स अ लीगल रिलेशनशिप। अच्छा, वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड कैन नॉट बी विथड्रॉन और रिवोक्ड। एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गया, आप उसको वापस नहीं ले सकते। ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस एंड कैन नॉट बी विथड्रॉन, नहीं ले सकते वापस। ऑफर रिमेन्स एन ऑफर सो लॉन्ग एज इट इज नॉट एक्सेप्टेड बट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट एज सून एज इट इज एक्सेप्टेड। और ऑफर लीगल रिलेशंस अगर क्रिएट कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट ऑफर विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑन। ओके, अब आ जाते हैं एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या जरूरी है? देखिए एक्सेप्टेंस जो है कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। जिसको ऑफर दिया जा रहा है वही एक्सेप्ट करेगा, अगर स्पेसिफिक ऑफर है तो, ठीक है। केस लॉ है ये बोल्टन वर्सेस जोन्स का, ठीक है। कैरलिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल हमने ऊपर वाले में पढ़ा ही था। देखिए इसको फैक्ट देख लेते हैं एक बार। बोल्टन ने एक बिजनेस खरीदा ब्रोकलहर्स्ट से। जोन्स, who was Brocklehurst's creditor, placed an order with the Brocklehurst for the supply of certain goods. Bolton supplied the goods even though the order was not in his name. Jones refused to pay Bolton for the goods because he entering into the contract with the Brocklehurst. He intended to set off his debt against Brocklehurst. Held the offer was not made to Bolton, therefore there was no contract between Bolton and Jones. Obviously तो acceptance जो accept जिसको दिया जा रहा है वही तो accept करेगा, दूसरा तो नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, एक्सेप्टेंस जो है दैट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जैसा मैंने आपको बोला ऑफर, आपने वैसा ही उसको मान लिया, तो वो एब्सोल्यूट है, अनक्वालिफाइड है, ठीक है। लेकिन आपने कुछ कंडीशंस लगा दी तो वो एब्सोल्यूट नहीं रहा। एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एंड आल्सो एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन व्हिच इट मस्ट बी एक्सेप्टेड। अगर प्रपोजल में लिखा हुआ है कि आपको इसी तरीके से एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने बोला कि चलो आपके सीए के एग्जाम्स के बाद मैं आपको ट्रिप पे लेके जाऊंगा, बट मुझे आपके पेरेंट्स का रिटन कंसेंट चाहिए। आपने फोन करके बोला सर मेरे मम्मी पापा मान गए। मैंने बोला कि यार इट इज नॉट एक्सेप्टेड, मैंने आपको बोला था कि मेरे को रिटन कंसेंट चाहिए, तो आप वैसे ही लाके दीजिए, ठीक है। अब ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 1 लाख, बी रिप्लाइड दैट आई कैन पे 80,000 फॉर इट। The offer of A is rejected by the B as acceptance is not unqualified. B, however, changes his mind and prepared to pay 1 lakh. This is also treated as counter offer and it is up to A whether to accept it or not. ठीक है, क्योंकि पहले B ने 80,000 बोला था, तो A की जो 1 लाख का ऑफर था ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद B बोलता है कि नहीं ठीक है हम 1 लाख रुपए दे देंगे। अब ये A के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। ओके, चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। A inquires from B, will you purchase my car for 2 lakhs? B replies, I shall purchase your car for 2 lakhs if you buy my motorcycle for 50,000. यहां पे ये qualified acceptance है। Here B cannot be considered to have accepted the proposal. If on the other hand B agrees to purchase the car from A as per his proposal subject to availability of valid certificate, then the acceptance is in place with the offer contained no mention of RC book. This is because accepting a valid title for the car is not a condition. Therefore, acceptance in the case is unconditional. ठीक है, तो एक्सेप्टेंस जो है उसको आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्टेंस बतानी पड़ेगी कि हाँ कि जो आपने मुझे ऑफर दिया था आई हैव एक्सेप्टेड इट। फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड, ऑफरी तो करेगा ही बट ऑल्सो यू मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय इट और विद द अथॉरिटी ऑफ द ऑफरी टू द ऑफरर।
acceptance must be communicated by the acceptor in order to result in contract. It must be a matter of fact. साइलेंस को हम एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते कि आपने किसी को कुछ बोला और वो चुप है तो आपने बोला नहीं, अगर चुप है मतलब हाँ है, ऐसा थोड़ी होता. इट डजंट गो लाइक दिस. साइलेंस कैन नॉट बी कंस्टिट्यूटेड एज एक्सेप्टेंस. अमिताभ ने रेखा को प्रपोज किया टू मैरी हिम. रेखा ने इन्फॉर्म किया अमिताभ की बहन को दैट शी इज रेडी टू मैरी हिम, बट सिस्टर ने अमिताभ को इन्फॉर्म नहीं किया अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल. So there is no contract between, as acceptance was not communicated to अमिताभ. भाई जो आपको ऑफर दे रहा है, जो आपको प्रपोजल दे रहा है, आपको एक्सेप्टेंस उसी को वापस देनी पड़ेगी. ये नहीं आप किसी तीसरे जन को जाके बोल रहे हैं. ठीक है, ओके. एक्सेप्टेंस जो है प्रेस्क्राइब मोड में होनी चाहिए. मैंने अभी आपको बताया कि एक्सेप्टेंस के लिए अगर कुछ कंडीशंस हैं तो वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी. Where the mode of acceptance is prescribed in the proposal, it must be accepted in that manner. But if the proposer does not insist on the proposal being accepted in the manner prescribed after it has been accepted otherwise, that is not in the prescribed manner, so that is not acceptance. ठीक है. If the offerer prescribe acceptance through messenger and offeree sends acceptance by email, अब offerer बोल रहा है कि आप अपना आदमी भेजिए तब हम मानेंगे कि आपने एक्सेप्ट किया है. अब ऑफर ने क्या किया, मेल भेज दिया, देयर इज नो एक्सेप्टेंस, क्योंकि ऑफरर ने बोला कि भाई हमको तो आदमी चाहिए. तो अब आपने एक्सेप्टेंस इज नॉट एज पर द मोड प्रेस्क्राइब्ड. ठीक है, तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा. नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस जो है आपको एक रीजनेबल टाइम में देनी पड़ेगी. ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट. अगर कोई लिमिट नहीं है तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन अ रीजनेबल टाइम, बिकॉज ऑफर आप इनडेफिनेटली छोड़ के नहीं रख सकते कि यार ठीक है दे दिया 6 महीने या 7, ऐसे थोड़ी होता है. ऑफर एक स्टिपुलेटेड टाइम के लिए होता है और उसी में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. और एक्सेप्टेंस आपको ऑफर रिवोक होने के पहले देनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कि ऑफर चला गया और आप बोले कि नहीं हमको मंजूर है. नो 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 नो. ठीक है, ओके. एक्सेप्टेंस गिवन टू अ रिवोक्ड ऑफर इज नॉट वैलिड. एग्जांपल, Banwari Lal offered to sell Bantu 50 kgs of banana at 500. Bantu communicated the acceptance after 4 days. Valid contract नहीं है क्योंकि जो बनानास हैं they are perishable items, खराब हो जाएंगे. 4 days is not a reasonable time in this case. तो ये केस टू केस अलग अलग मतलब डिफर करता है. Example, A offers B to sell his house at 10 lakh. B accepted the offer and communicated to A after 4 days. Held the contract is valid because घर बेचने का जो होता है इट इज नॉट अ पेरिशेबल आइटम और इसमें टाइम लगता है, रीजनेबल टाइम है इसमें. ठीक है. मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस. अगर आप चुप हैं तो आप राजी हैं, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, अनलेस द ऑफरी हैज इन प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेटेड दैट साइलेंस इज एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस. तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ साइलेंस भी हम मान लेंगे. अनलेस इट इज नॉट मेंशन्ड स्पेसिफिकली, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस. एग्जांपल, जिमी सब्सक्राइब फॉर द वीकली मैगजीन फॉर 1 ईयर. जिमी ने 1 साल के लिए एक मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लिया. इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन, मैगजीन कंपनी ने उसको मैगजीन भेजना 5 साल तक चालू रखा. जिमी उसको यूज करने लगा बट बिल नहीं दे रहा था. जिमी वुड बी लायबल टू पे एज इज कंटिन्यूड यूज ऑफ मैगजीन वाज हिज एक्सेप्टेंस ऑफ हिज ऑफर. तो उसको देना पड़ेगा. या तो वो मना कर देता कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, मैं पैसा नहीं दूंगा. अब कंपनी उसको भेजे जा रही है और वो एक्सेप्ट किए जा रहा है, यूज किए जा रहा है और पैसा नहीं देगा, तो ये तो गलत है. ठीक है, उसने मैगजीन को एक्सेप्ट किया, पढ़ा, इट इज इक्वल टू हिज एक्सेप्टेंस ऑफ हिज ऑफर कि वो आगे इसको कंटिन्यू करना चाहता है. एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस. ठीक है, कभी कभी क्या होता है दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिस व्हिच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल constitutes an acceptance of the proposal. This section provides acceptance of the proposal by conduct as against the mode of acceptance, verbal or written. Therefore, when a person performs the act intended by the proposer as a consideration for the promise offered, the performance of the act constitutes acceptance. Example, when a tradesman receives an order from a customer and executes the order by sending the goods, the customer order for goods constitutes the offer. कोई ऑर्डर मिला, ऑर्डर भेज दिया, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, दैट इज मतलब उसने ऑर्डर भेज दिया, ये एक्शन हो गया उसका, दैट्स इट, डन. Example, when a cobbler sits with a brush and polish, a person giving his shoes for polishing constitutes an acceptance by conduct. कोई कॉबलर बैठा हुआ है, मोची काम कर रहा है, कोई वहां से पासर बाई गया, उसने अपने जूते उसके ऊपर ऐसे जगह पे रख दिए. By default he wants that his shoes to be polished.
तो अपने कंडक्ट से उसने दिखाया दैट ही इज एक्सेप्टिंग द ऑफर। ओके, अच्छा, अब ये हमारा आज लास्ट का पार्ट है, कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट। कब कम्युनिकेशन को हम कब कंप्लीट मानेंगे? When can we say that communication is complete in the case of the following? अगर ऑफर के केस में है, देखो, the communication of the proposal is complete when it comes to knowledge of the person whom to is made। ठीक है, प्रपोजल है, communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। मैं आपको कुछ ऑफर देना चाहता हूं, तो जब तक मैं आपको उसको कम्युनिकेट नहीं करूंगा तब तक ऑफर कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, वही एग्जांपल है यहां पे। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रॉमिस और एक्सेप्टर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। कि मैंने आपको ऑफर दिया था एक्सेप्ट करने के लिए, आपने मुझे वापस अपना एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जो भी है आपने भेज दिया, देन द offer is instant, the communication is complete in the instant case communication of acceptance against by। अच्छा ठीक है, anyways, revocation मतलब cancellation। revocation का मतलब होता है कि हम अपना ऑफर वापस लेते हैं या प्रपोजल वापस लेते हैं। देखिए कब होगा ये? the communication of a revocation is complete against the person who makes it when it is put into the course of transmission to the person to whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it as against the person to whom it is made when it comes to his नॉलेज। ठीक है, मैंने रिवोक कर दिया, एक्सेप्ट होने के पहले मेरे को रिवोक करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, तब जाके वो कैंसिल होगा। ठीक है, ओके, तो सिंपल टॉपिक्स थे आज के हमारे। ओके, इसमें इतना ही करना है। अगले क्लास में वी विल बी कंटिन्यूइंग विथ समथिंग एल्स। ठीक है, छोटा छोटा है, स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं मैंने आसानी रखे हुए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड that you guys should start writing। अभी से आप थोड़ा नहीं लिखेंगे तो आप आंसर नहीं लिख पाएंगे गाइस। गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो चलिए, अब से हमारी क्लास 12 बजे ही होगी। जो रूटीन में जो मेरा क्लास 1 बजे से है वो 12 बजे से ही होगा। सो प्लीज ज्वाइन अकॉर्डिंगली। बाकियों को भी शायद ग्रुप में मैसेज चला ही जाएगा। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट वाइल रीडिंग, जब आप पढ़ रहे हैं आपको कोई दिक्कत आ रही है, आई एम देयर इन द ग्रुप, यू हैव माई नंबर, काइंडली पिंग मी। आप मुझे टेक्स्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजिए, आई डोंट माइंड, इट्स ओके। मैं आपका मैसेज देखूंगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक। या तो मैं आपको ऑडियो मैसेज में रिप्लाई करूंगा या फिर मैं आपको टेक्स्ट में रिप्लाई करूंगा। कुछ देर में रिप्लाई करूंगा बट मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, चलिए गाइस, ठीक है, फिर सी या, बाय बाय।